हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। आज हम थर्ड चैप्टर साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लें, वो पढ़ी हुई होगी यहीं कहीं। और ये जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर एक्चुअली में जितनी भी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे वो सारी चीज़ें आपको आगे भी पढ़नी है। ठीक है, सब कुछ बहुत इलेबोरेट करके पढ़ना है, बहुत एक्सप्लेन तरीके से पढ़ना है डिटेल में। तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान में रखो, फिर आगे जो है आपका रिवीजन हो जाएगा ये चैप्टर। तो हम कुछ फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन फीचर्स को देख लेते हैं। कुछ कमियां, खामियां, कुछ अच्छाइयां, वो सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कंप्लीट जान लेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ों को मैं, जो भी चीज़ें हो सकता है आगे पढ़नी होंगी तो शायद मैं उन चीज़ों को छोड़ दूँ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ठीक है, देखते हैं जो भी होगा हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तो ओरिजिनली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन नया नया बना था तो उस वक्त इसमें 395 आर्टिकल्स थे। एक प्रियम्बल तो थे ही, और उसके साथ साथ 395 आर्टिकल्स थे जो डिवाइडेड थे 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स में। और अभी प्रेजेंटली अभी 2020 चल रहा है और 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, जिसके बाद आर्टिकल्स बढ़ के 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं, 25 पार्ट्स हो चुके हैं और 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। तो ये तो और ज़्यादा लेंथीएस्ट हो रहा है दिन ब दिन। और एक चीज़ मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बता दूं कि 395 आर्टिकल्स पहले थे, अभी भी 395 आर्टिकल्स ही हैं, 470 आर्टिकल्स नहीं हुए हैं। अगर नंबर की बात की जाए तो आर्टिकल्स 470 नहीं हुए। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जब भी कोई अमेंडमेंट होता है, जैसे अगर मान के चलो आपकी आर्टिकल 4 है, इससे अगर कुछ अमेंडमेंट करना है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों में अमेंडमेंट करनी है, तो अब जो नेक्स्ट आर्टिकल लाया जाएगा वो 4A लाया जाएगा या 4B लिख दिया जाएगा, 4C, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें ला दी जाएंगी। ठीक है, तो ये है तो नंबर 4 ही ना, नंबर तो 4 से 5 इसको नहीं किया गया। तो इसीलिए नंबर कभी भी जो है वो 395 पहले भी था नंबर, और आज भी आर्टिकल जो है नंबर अगर देखा जाए तो वो 395 ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। दूसरी चीज़ें हम देखते हैं कि इसे बोला जाता है कि बहुत जो है अलग अलग वेरियस सोर्सेज से हमने इसे बोरो किया है, बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया है। तो हाँ, कुछ चीज़ों को हमने उठाया है, लेकिन चीज़ों को हमने ज्यों के त्यों नहीं उठाया है। हमने अपने इंडियन सोसाइटी के हिसाब से उस चीज़ को मॉडिफाई करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। तो जैसे हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली हैं, कॉन्सेप्ट को कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया है, तो हम उस चीज़ को देख लें। सबसे पहले आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर नहीं हुआ था, या सॉरी, जब तक लागू नहीं हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक हमारी कंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के हिसाब से चल रही थी। अब यहाँ से हमने क्या क्या लिया है? यहाँ से हमने जुडिशियरी का कॉन्सेप्ट लिया, जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी है, जुडिशियरी का कॉन्सेप्ट लिया। गवर्नर का कॉन्सेप्ट लिया, जो स्टेट में गवर्नर्स होते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जो भी हैं, वो पब्लिक सर्विस कमीशन का हमने यहाँ से लिया। इमरजेंसी प्रोविजंस, वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया। ब्रिटेन से हमने क्या, मैं कुछ कोशिश करूँगा कुछ चीज़ें मैं बता सकूँ जिससे आप याद करने में आसानी हो जाए। जिस तरीके से मैंने तिगड़म लगा के कभी याद किया था, तो मैं वो कोशिश करूँगा बता दूँ आपको। तो ब्रिटेन से हमने उठाया है लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऑफिस ऑफ कैग। तो आपको ऐसे ध्यान में तो सब कुछ रखना है, आप इस चीज़ को एकदम रट्टा मार ले जाना कि कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें ली है। लेकिन ब्रिटेन के लिए इम्पॉर्टेंट है सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल पार्लियामेंट्री इलेक्शन। और पूछने का तो यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है, लेकिन ये चीज़ें को ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद जो है कनाडा से लिया गया है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाया गया हमारे सेंटर को फेडरेशन से। रेसिडुअरी पावर्स लिए गए हैं। रेसिडुअरी पावर्स जो है वो सेंटर्स को दिए हैं। अब रेसिडुअरी पावर्स क्या होता है कि कुछ लिस्ट बनाए गए कि ये काम जो स्टेट लिस्ट है, सेंटर लिस्ट है,
और कंकरेंट लिस्ट है, और बाकी जो बच गए वो रेसिड्यूरी पावर्स हैं। मतलब कि स्टेट लिस्ट वो काम सिर्फ स्टेट करेगी, जो चीज़ें यूनियन लिस्ट में है वो काम सिर्फ यूनियन करेगी, और जो चीज़ें कंकरेंट लिस्ट में हैं वो काम स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर करेगी। लेकिन जो चीज़ें अब इन तीनों के अलावा जो बच गई वो रेसिड्यूरी पावर्स है, तो वो रेसिड्यूरी पावर जो है वो सेंटर को मिल जाएगा। तो ये काम कनाडा से लिया गया है कि वो रेसिड्यूरी जो भी चीज़ें बच गई वो सेंटर को चली जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ये कनाडा से लिया गया। यूएसए से हमने क्या लिया था? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये तो आपको पता ही है कि वहाँ पर अभी इधर भी हाल ही में सीनेट में बात चल रही थी, यूएसए के सीनेट में। जैसे हमारा यहाँ पर लोअर हाउस अपर हाउस है, तो वहाँ पर जो है सीनेट होता है वहाँ का अपर हाउस। तो वहाँ पर जो है बात चल रही थी कि इम्पीचमेंट होगा किसका? डोनाल्ड ट्रंप साहब का। तो इम्पीचमेंट क्या है? तो वो इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट का रिमूवल का जो प्रोसीजर है उसको, जिसको इम्पीचमेंट बोला जाता है, तो इम्पीचमेंट जो हमने लिया है वो यूएसए से लिया है। तो वही चीज़ हो गई रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो मेथड है हमारा ट्रांसफरेबल वोट वाला, तो वो हमने लिया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट वो लिया है। अब इसको याद कैसे रखा जाएगा? अभी आगे और भी है, कुछ यूएसएसआर से हमने लिया है, तो वो आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी इसको याद कैसे रखा जाए, ये आखिर बात है। आखिर इसको याद कैसे रखा जाए? तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे कनाडा, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि कनाडा ने जो है सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। सेंटर को स्ट्रॉन्ग कैसे किया? तो फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। सिस्टम फेडरल तो है, मतलब पावर्स को हम बांटेंगे, नीचे लेवल में भी बांटेंगे, लेकिन सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। ये चीज़ कनाडा ने किया। फिर रेसिड्यूरी पावर्स भी दे दिया सेंटर को, जो बचा हुआ चीज़ें जो चीज़ लिस्ट में नहीं थी, तीनों लिस्ट में, उसको रेसिड्यूरी पावर्स कहते हैं। तो जो चीज़ें बच गई वो भी चीज़ हम सेंटर को दे रहे हैं, तो सेंटर को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, सेंटर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम कर रहे हैं। तो फिर क्या हो गया? तो ये चीज़ें भी सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ हो गई। फिर आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था, ये एडवाइजरी कर दिया, मतलब आप एडवाइस दे सकते हैं, उस पर अमल करना हमारा काम नहीं है। अमल हमारा मर्जी होगा तो करेंगे, ये तिगड़म लगा के आप याद कर सकते हैं। अमल करना हमारा काम नहीं, आप एडवाइस सिर्फ कर सकते हैं। सेंटर पे आपका वो नहीं चलेगा, ठीक है? आप सिर्फ हमको एडवाइस कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, उसको हम मानेंगे नहीं मानेंगे वो सेंटर की मर्जी। तो ये तीनों चीज़ों से क्या पता चल रहा है कि कनाडा ने सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया है। तो आप इससे याद रख सकते हो, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिड्यूरी पावर्स टू सेंटर एंड सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अगर यूएसए का याद रखना है, यूएसए का याद रखना है कि इसने जो है जुडिशियरी को स्ट्रॉन्ग किया, जुडिशियरी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। इस तरीके से याद रखना है, इसने सेंटर को स्ट्रॉन्ग किया तो इसने जुडिशियरी को स्ट्रॉन्ग किया। कैसे? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट छोड़ दो, ठीक है? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव से जुडिशियरी को कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ यूएसए से ली गई है। फिर जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशरी को एक और पावर मिल गई कि वो अपने उसने जो भी फैसला सुनाया है वो अपने फैसले को फिर से देख सकता है, फिर से उसको मॉडिफाई कर सकता है, तो जुडिशियल रिव्यू भी दे दिया। उसके बाद आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो वो चीज़ है रिमूवल का, वो भी प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। तो सारी की सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जुडिशियरी से ही रिलेटेड है, तो यहाँ जो भी काम हो रहा है वो जुडिशियरी से रिलेटेड है। अगर फंडामेंटल राइट की भी बात की जाए तो फंडामेंटल राइट को भी गारंटी कौन करता है? गारंटर है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट का गारंटर है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो फिर ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो है सब कुछ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई हैं, जुडिशियरी से जुड़ी हुई हैं। तो इसने जुडिशियरी को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया है, ठीक है? और फिर यूएसए की एक चीज़ तो याद रहेगी कि इम्पीचमेंट, वहाँ हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप साहब का इम्पीचमेंट हो रहा था, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रहेगी कि वहाँ से प्रेसिडेंट का जो रिमूवल का जो प्रोसीजर है हमने लिया है। तो इस तरीके से आप कनाडा और यूएसए का तो याद कर सकते हैं। ब्रिटेन का भी जो है इम्पॉर्टेंट है, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल पार्लियामेंट्री, ऑफिस ऑफ कैग, तो ये चीज़ें जो है ब्रिटेन से, आयरलैंड से आप समझ चुके हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी आप किसी तिगड़म से देख लेना। जैसे इसमें आप एक तिगड़म लगा सकते हो कि आयरलैंड से जो है
डीपीएसपी तो लिया गया, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये ठीक है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आयरलैंड के लिए, तो ये काफ़ी बार पूछा गया है डीपीएसपी वाला चीज़, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। नाउ इसमें देखिए क्या हुआ कि मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का मेथड हमने लिया है कहाँ से, आयरलैंड से, और उसके बाद हमने नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा भी हमने बाय द प्रेसिडेंट कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। तो जब प्रेसिडेंट को हम चुनेंगे, जब हम प्रेसिडेंट को चुनेंगे, हमें पता है कि राज्यसभा के मेंबर को कौन चुनता है, तो राज्यसभा के मेंबर को ऑब्वियसली प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो प्रेसिडेंट कब चुनेंगे राज्यसभा के मेंबर को, जब प्रेसिडेंट खुद चुना के आएंगे तब ना, खुद इलेक्ट होके आएंगे तब ना। तो प्रेसिडेंट को पहले इलेक्ट करना है, तब वो प्रेसिडेंट जब आएंगे तो वो राज्यसभा के मेंबर को नॉमिनेट करेंगे। तो ये तिगड़म लगा के आप याद कर सकते हैं कि जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड देन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा लो, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लो, फिर वो प्रेसिडेंट जब आ जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, नॉमिनेशन करेंगे मेंबर्स का राज्यसभा के लिए। तो ये तिगड़म लगा के आप याद कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम अगले स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि आखिर जर्मनी से हमने क्या लिया। तो जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को हम सस्पेंड कर देते हैं, दो आर्टिकल्स को छोड़ के, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट का आइडिया, ट्रेड और कॉमर्स। तो कंकरेंट लिस्ट, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये याद रखो ना रखो, आपको ये याद रखनी है कि कंकरेंट लिस्ट का आइडिया हमने जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, हमें अगर कोई भी अमेंडमेंट करनी है, ठीक है, तो हम 2/3 मेजोरिटी के साथ करेंगे, तो वो चीज़ हमने साउथ अफ्रीका से ली है। वहीं से हमने लिया है अपने राज्यसभा के मेंबर का जो इलेक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे होगा, तो साउथ अफ्रीका से लिया है। फ्रांस से हमने क्या लिया है, तो रिपब्लिकन सिस्टम, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो रिपब्लिकन सिस्टम याद रहे ना रहे, आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड जो हमने अपने प्रेम्बल में डाला है, तो ये फ्रांस से लिया है। फिर यूएसएसआर से हमने ये वर्ड डाला है, जस्टिस वर्ड जो अपने प्रेम्बल में डाला है, यूएसएसआर से डाला है। और यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी लिया है। यूएसएसआर जो अभी रसिया है, पहले यूएसएसआर था। तो ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है, तो उसको आप याद ऐसे कर सकते हो कि जर्मनी पता है हमें कि जर्मनी पहले काफ़ी पावरफुल कंट्री थी, वैसे अभी भी है, लेकिन अभी तो बहुत सारी कंट्रीज़ पावरफुल है, लेकिन जर्मनी पहले बहुत पावरफुल कंट्री थी, और वो काफ़ी, जो पावरफुल रहेंगे वो काफ़ी लड़ाइयाँ करेंगे, तो लड़ाइयाँ करेंगे तो उनके कंट्री में इमरजेंसी रहेगी, तो वो लड़ाइयाँ करते थे तो उनके कंट्री में इमरजेंसी रहती थी, तो हमने वो इमरजेंसी वाला प्रोविजंस उनसे उठा लिया है। कोई भी तिगड़म लगा के आप याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने से खुद से भी बना सकते हो। ये तो जो है जब मैंने कभी याद किया था तो मैंने इस तरीके से याद किया था, तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो ये चीज़ें ठीक है। 2 फीचर्स हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ लिए। फर्स्ट फीचर हमने क्या पढ़ा, लेंथीएस्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों है जान लिया। सेकंड फीचर हमने क्या पढ़ा, तो हमने कौन कौन से सोर्सेज से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को लिया है, चीज़ों को लिया है, वो पढ़ लिया। थर्ड है, बोला जाता है इट इज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला जाता है कि इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द सेम टाइम। तो ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है एक ही समय में। तो ये रिजिड कैसे है, तो ये रिजिड इसलिए है क्योंकि कुछ चीज़ों को अमेंड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ चीज़ों को अगर अमेंड करना है तो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो जाती है। तो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल है सेम टाइम पर। फिर हम देखते हैं फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेसिस। ये क्या हुआ कि हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल तो है, लेकिन हमने सेंटर को ज़्यादा पावर दी है। तो फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेसिस, सेंटर को ज़्यादा पावर हमने दी है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री है। 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को साथ में कॉपरेट कर चलना है, कोऑर्डिनेट करके चलना है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों सेपरेट होते हैं, ये अपना काम करते हैं, ये अपना काम करते हैं। तो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को सेपरेट नहीं किया गया है, एक दूसरे का साथ देकर चलना है। उसके बाद आप देखो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो ये जो वर्ड है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, ये हमने ब्रिटिश से उठाया है, और जुडिशियल सुप्रीमेसी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है।
लेकिन हालांकि वहाँ जो जुडिशियल सुप्रीमेसी का वहाँ जो कॉन्सेप्ट है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा जुडिशरी को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम पावर दिया है। इंडिया में भी दिया गया है, बहुत ज़्यादा सुप्रीम दिया गया है, लेकिन जितना यूएसए में दिया गया है उतना नहीं, हमारा थोड़ा सा नैरोअर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान में रखना। सेवन्थ फीचर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का देखते हैं कि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी जो है हमारा इंटीग्रेटेड है, ऑफ कोर्स इंटीग्रेटेड है। आप हायरार्की देखो कि सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद स्टेट में हाई कोर्ट्स, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके नीचे फैमिली कोर्ट और क्या क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं सारे, तो इंटीग्रेटेड भी है। ठीक है, क्योंकि सारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टेट का भी रूल्स एंड लॉज बनाती है, मतलब वो जो भी लॉ बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ बनाएगी वो हर एक स्टेट पर लागू होगा। ठीक है, और स्टेट में जो लॉ बनेगा वो तो सिर्फ एक स्टेट पर होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बनाएगी वो हर एक स्टेट पर लागू होता है। तो इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। अच्छा, इंडिपेंडेंट रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें हैं, जैसे अगर हमारे जो भी रिटायर्ड हो जाएंगे यहाँ के चीफ जस्टिस या जज जो भी रिटायर हो जाते हैं, तो उनको आगे काम करना नहीं है, क्योंकि अगर वो आगे काम करेंगे तो हो सकता है उन्हें कोई लालच देकर जो है बोले कि हम आपको जो है कोई पोस्ट दे देंगे राज्यसभा में, ठीक है, आप मेरे बिहाफ पे जो है ये फैसला सुना दो। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, तो इसीलिए उनके रिटायरमेंट के बाद उनको कोई भी गवर्नमेंट या कहीं भी जॉब नहीं मिल सकती, काम नहीं कर सकते वो। तो उनकी इंडिपेंडेंसी के लिए फिर उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको पैसे मिलते हैं, तो वो भी चीज़ें नहीं है कि पैसे कटने का भी नहीं है। उसके बाद जो भी इनको सिक्योरिटी या कुछ भी दिया जाता है, ठीक है, जो भी सुख सुविधाएं दी जाती है उस चीज़ को आप बदल भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें इंडिपेंडेंट रखने के लिए दी गई है, ताकि इनको किसी का डर ना हो और अपना फैसला ये इंडिपेंडेंट होकर ले सकें। और भी काफ़ी सारे फीचर्स हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद कुछ क्रिटिसिज्म है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। वीडियो ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो रहा है, चाहता हूँ मैं कि थोड़ा वीडियो छोटा बने ताकि आप लोग को देखने में आसानी रहो, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अगला फीचर है कि फंडामेंटल राइट। आपको पता है पार्ट 3 में जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें कितने सारे फंडामेंटल हमें राइट मिले हुए हैं, टोटल 6 मिले हुए हैं, जो पहले 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने के बाद 6 हो गए हैं। वो सब हम आगे पढ़ेंगे, ये एक कंप्लीट चैप्टर है डिटेल्ड में ये। उसके बाद DPSP हम पढ़ेंगे, ये भी कंप्लीट चैप्टर है। उसके अगला चैप्टर फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये तीनों को आपको अभी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये तीनों को हम एक डिफरेंट चैप्टर है, सबका एक इंडिविजुअल चैप्टर है, उसमें हम बहुत अच्छे से इसको करेंगे। तो इसको अभी आप छोड़ दें, इतना याद रखें कि ये फीचर है कि ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। उसके बाद 11 फीचर हम देखते हैं कि हम ये एक सेक्युलर स्टेट है। ऑब्वियसली एक सेक्युलर स्टेट है, यहाँ जाति धर्म कोई भी चीज़ के मायने नहीं रखे जाते हैं। ठीक है, और सब चीज़ें इक्वली चलती हैं हमारे कंट्री में, किसी को भी कम या ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो सेक्युलर स्टेट है। उसके बाद हम देखें कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि हर एक लोगों को वोट देने का अधिकार, हर एक एडल्ट को वोट देने का अधिकार, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कास्ट क्रीड सेक्स किसी भी चीज़ के डिस्क्रिमिनेशन के बिना वोट देने का अधिकार। तो ये आपको पता है पहले 21 ईयर्स एज थी, लेकिन उसको घटा दिया गया शायद 1989 में, शायद 1989 में उसे डिक्रीज़ करके 61st अमेंडमेंट में डिक्रीज़ करके उसे 18 ईयर्स कर दिया गया, जो अभी हम 18 ईयर्स के बाद वोट देते हैं लोग। सिंगल सिटीजनशिप, ये आपको पता है हमने ब्रिटेन से लिया है कि एक ही सिटीजनशिप हो सकता है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, अगर कहीं आपने बाहर के कंट्री का सिटीजनशिप लिया तो फिर आपका इंडिया का सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ के हो अगर, ठीक है, और आपने बाहर का सिटीजनशिप लिया है तो यहाँ से आप OCI ले सकते हो, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। वो सारी चीज़ें हम अगले चैप्टर में, शायद 5th चैप्टर है सिटीजनशिप के बारे में, तो हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको छोड़ देनी है। ठीक है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा करवा नहीं रहा हूँ इसमें। उसके बाद इंडिपेंडेंट बॉडीज़, 4 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम 4 वॉच डॉग भी बोलते हैं। वो हैं इलेक्शन कमीशन, जो फ्री और फेयर इलेक्शन करवाती है।
ठीक है, कोई भी धांधली ना हो, बूथ कैप्चरिंग ना हो, ये सारी चीज़ें का ध्यान रखती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, सेंटर कितना खर्च कर रही है, कहाँ पैसे लगा रही है, ये सारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ध्यान में देते हैं, ऑडिट करते हैं अकाउंट्स को। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आप जानते हैं, ये स्टेट में और ये यूनियन में फेयर रिक्वायरमेंट और सिलेक्शन का जो है काम करती है और फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। इमरजेंसी प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। शायद आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी गाड़ियों वगैरह की, अब तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं बाद में सुनूंगा तब पता चलेगा आवाज़ आ रही थी कि नहीं। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल में है। तो ये याद रखना काफ़ी आसान है, 4 आगे है, 352 + 4 356, 356 + 4 360, तो आप याद रखना इस तरीके से। 3 टियर की गवर्नमेंट पता है हमें, 3 टियर की गवर्नमेंट है ना, पता है ना आपको, सेंटर, स्टेट, उसके बाद जो है म्यूनिसिपैलिटी या फिर जो भी पंचायत है। तो इस तरीके से 3 टियर की गवर्नमेंट है हमारी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन हम करते हैं, हमें बिल्कुल छूट है किसी भी तरीके का कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने का। ये हमें फंडामेंटल राइट है हमारा, आर्टिकल 19 में हमें फंडामेंटल राइट ये मिला हुआ है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म है, 4 क्रिटिसिज्म हम देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों भला बुरा बोला जाता है। ठीक है, बोलने वाले तो बोलते हैं, बोलने दीजिए। तो इसे सबसे पहले बोला जाता है कि बोरो किया गया है, कितनी बार बोला जाएगा पता नहीं, चैप्टर के स्टार्टिंग से, फर्स्ट चैप्टर से यही सुन रहे हैं, बोरो किया गया, बोरो किया गया। तो ये बोरोड बोला जाता है कि सारे कंट्री से बोरो किया गया है, ठीक है, कहीं कुछ हद तक सही भी है। एलिफेंटाइन है, हाथी के जैसा बड़ा है, एलिफेंट के जैसा बड़ा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कार्बन कॉपी है 1935 के एक्ट का, 1935 के एक्ट से जो है बहुत चीज़ें हमने उठाई है, तो इसलिए बोला जाता है कि उस एक्ट का कार्बन कॉपी है। ये बोला जाता है कि पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, तो इस चीज़ से शायद मैं सहमत हो सकता हूँ। तो ये सच में जो है पैराडाइज, मतलब ऐसा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि पैराडाइज है लॉयर्स का। क्यों? क्योंकि लॉयर्स ने जो है, जितने भी लॉयर्स थे, जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे मेकर्स थे, वो सारे मेजॉरिटी ऑफ लोग लॉयर्स ही थे। तो और इसमें क्या है कि ऐसे ऐसे चीज़ें, प्रोविजंस दिए हुए हैं कि अगर आप कोई केस लड़ना चाहते हो या लड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ रास्ता छोड़ा गया है, इसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स इसमें हैं, जिसका यूज़ लॉयर्स करके और केस को जीत सकते हैं या केस को किसी भी तरीके से पलट सकते हैं, वो उनके हाथ में है। तो उस लूप होल्स का यूज़ करते हैं लॉयर्स, इसीलिए बोला जाता है कि ये जो है पैराडाइज है लॉयर्स का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है, ये सारा क्रिटिसिज्म हमने देख लिया। हम नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर से मिलेंगे, और जो भी नेक्स्ट चैप्टर है हम मिलेंगे आगे, और जो भी चीज़ें आपको कुछ पूछनी होगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी होगी, आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तब तक के लिए ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, फिर हम मिलते हैं। थैंक यू।